अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में यानी जो बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर था, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस में हमने ह्यूमन हेल्थ केयर उससे रिलेटेड पढ़े और अप टू जीन थेरापी तक हमारा हो चुका था। इसमें एक टॉपिक जो है हमको शुरू करना था, यानी जिसमें GMOs जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसे हमको समझना है। ये GMOs जो है ये क्या चीज़ है समझ लीजिए। सबसे पहले GMOs क्या लॉन्ग फॉर्म है? जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। क्या लॉन्ग फॉर्म है इसका? जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म। समझ लीजिए इसको। जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जो भी कोई जानदार है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, यानी नबातात हो, हैवानात हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, खुर्दबीनी जानदार हो, ये तमाम जानदारों के जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी जो DNA की जो तरतीब है, इस DNA की तरतीब को अगर हम बदलेंगे या इसमें कोई नया जीन इंसर्ट करेंगे, नया जीन इसके अंदर दाखिल करेंगे, तो वो rDNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए या PCR टेक्नोलॉजी के ज़रिए कैसे किया जाता है, ये हमने उसको डिटेल पढ़े है। तो यहाँ जब कोई नया जीन आ जाएगा तो इसकी तरतीब बदल जाएगी। इसकी तरतीब बदलने से ये होगा कि इसमें कुछ नई खुसूसियात जो हमारे ख्वाहिश के मुताबिक है, डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, वो यहाँ पाए जाएंगे, और जिसकी वजह से ये जो जानदार है, ये जानदार मॉडिफाइंग तब्दील शुदा कहलाएगा। लेकिन कैसा तब्दील शुदा? जेनेटिकली यानी नस्लियाती तब्दील शुदा जानदार ये कहलाएगा। इसीलिए इसको GMOs कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? GMOs। यानी चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुर्दबीनी जानदार, यानी किसी में भी हम इसको ये आसानी से बआसानी से कर सकते हैं। चलिए, तो ये GMOs में सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो प्लांट्स है यानी नबातात जो है, ये नबातात किस तरह से हम यानी मॉडिफाइंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्लांट्स जो है या नबातात जो है ये किस तरह से जेनेटिक मॉडिफाइंग होते हैं, यानी जेनेटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट जो है वो कौन से है, किस तरह से होते हैं, ये हमको पहले देखना है। तो पहली बात हम लोग ये समझ लीजिए कि बहुत सारे पौधे जो है जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। फर्स्ट जो है टोबैको में ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, यानी फर्स्ट प्लांट कभी कभी पूछा जाता है तो वो टोबैको रहेगा जो जेनेटिक मॉडिफाइंग होगा या नस्लियाती तौर पर तब्दील शुदा होगा। कई और स्पेसीज जैसे दो दाला नबातात जिसको अपन डाइकॉट कहते हैं, इसकी तकरीबन 60 स्पेसीज में मॉडिफिकेशन है। मोनोकॉट एक दाला नबातात में सेवरल कई स्पेसीज जो है तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। तो इस तरह से कई पौधे आज के दौर में ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के हमको यहाँ पाए जाते हैं। इसके पीछे जो मकसद है वो क्या होता है, क्यों इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है? हमने बायोटेक के डेफिनेशन में शुरू में देखे थे कि इसमें जो हम तब्दीली करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हो, केमिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए हो, तो ये तमाम तब्दीलियाँ जो है, ये तमाम तब्दीलियाँ उसके पीछे एक अहम मकसद होता है, वो है इंसानों का फ़ायदा, जिसको इंसानों की फलाह बहबूद वेलफेयर कहा जाता है। इस वेलफेयर के लिए सब कुछ किया जाता है। अब हमको एक बात पता है कि नबातात ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर जेनेटिकली हम मॉडिफाइंग करेंगे उसको, तो जो ग़िज़ाई ज़र्रात उसमें हैं उसकी मिकदार बढ़ाई जा सकती है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो मेडिसिनल यूज़ होता है, जिसका यानी दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनको हम यानी कैसे उसकी डिफरेंट यानी ये मॉडिफिकेशन करके उसकी क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को बदलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे रोज़गार जैसे फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं, तो प्लांट एज ए फैक्ट्री हम कह सकते हैं, वहाँ उनको कैसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मॉडिफाइंग प्लांट में हमको 1 बाय 1 देखना है। सबसे पहला यानी जो प्लांट जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाले जो है, उसमें सबसे पहला जो हमको यहाँ प्लांट देखना है, जो मॉडिफिकेशन है वो किस तरह से किया गया है ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर। वो पहला जो है, जो पौधों पर मुख्तलिफ किस्म के डिसीजेस आते हैं, ख़ास तौर से इंसेक्ट के ज़रिए, कीड़े मकोड़ों के ज़रिए जो बीमारियाँ आती हैं, तो उनके बचाव के लिए पौधों में अगर कोई मॉडिफिकेशन किया गया तो उन पौधों को इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट यानी कैसे नबातात जो कैसे है, ये
कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों से महफूज, यानी कीड़े मकोड़ों से होने वाली बीमारियों से महफूज पौधों को तैयार करना, ये इस GMOs का पहला मकसद है, यानी पहला काम है। अब बहुत सारे पौधे हैं, कई पौधे हैं। एक डिटेल में मैंने आपको एक पौधा जो आपको पढ़ाया था जिसमें आपने देखे थे कि बीटी कॉटन, ये जो बीटी है बहुत सारे पौधों में बीटी यानी बैसिलस thuringiensis को दाखिल किया जाता है, यानी ये एक किस्म का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरिया, कोलियोप्टेरा वगैरह वगैरह, इस तरह की जो डिफरेंट डिसीजेस है, डिफरेंट बीमारियां हैं, इस बीमारियों को यानी इससे होने वाली एक तरह का एक इल्ली है या कैटरपिलर है, इससे वाली जो बीमारी है उससे ये रोकथाम करता है। मैंने इसको डिटेल में आपको इससे पहले इसको समझाया, आपको बताया आपको कि कैसे ये बीटी जो है बीटी कॉटन में कैसे ये किस तरह से काम करता है। अब यहाँ क्या हुआ, हमने क्या करें, एक्चुअल में ये जो बीटी है बैसिलस thuringiensis, अगर ये क्रॉप प्लांट पर अगर ये डिसीज़ आता है तो हम या तो इस बीटी का फवारा करते, बराबर है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। इसलिए फिर क्या किया गया कि ये बीटी फॉर्म करने वाला जीन ही इन पौधों के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब जब बीटी फॉर्म करने वाला जीन इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया तो क्या होगा, बहुत ही सीधी चीज़ है कि यहाँ पर जो ये डिसीज़ होगा यानी लेपिडोप्टेरा से जो बीमारी होगी उसकी रोकथाम ऑटोमेटिकली होगी। क्यों होनी है, क्योंकि वहाँ एक ऐसे जीन को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे जीन को वहाँ पर अपने मुंतकिल कर दिए कि जब भी ये ऐसी बीमारी आएगी वो पौधा खुद ब खुद अपने आप इस तरह से ये बैसिलस thuringiensis को पैदा करेगा, जो इस लेपिडोप्टेरा नाम की जो इल्ली है उस इल्ली का जो उसके जो मिड गड है, जिसको अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, निज़ाम हज़मा कहते हैं, उसका जो pH है, उसका जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, उस पावर ऑफ हाइड्रोजन को जो है तो वो क्या कराएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा, जिससे उसका जो है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा और उस जानदार का खात्मा होगा, वो जानदार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से ये जो पेस्ट है, ये जो बीमारी है, इसका कंट्रोल हमने ये जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ज़रिए यानी इसको नस्लियाती तौर पर तब्दील करके हमने इसको किए। तो ये पहली चीज़ जिसमें अपन इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट पौधे जिसे कहा जाता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस, पेस्ट बीमारी को कहा जाता है। तो ये पेस्ट रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंट पौधे तैयार करके हम इसको मैंने GMOs या जेनेटिक मॉडिफाइंग प्लांट तैयार कर सकते हैं। दूसरा देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें जो पौधे हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, इसमें कैसी तब्दीली करना है। फॉर फूड न्यूट्रिएंट, इसको एक बहुत अच्छा नाम है, इसको बायो फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। चलिए ध्यान दीजिए बेटा सब लोग, इम्प्रूवमेंट जो करना है, एक चैप्टर अपन आगे पढ़ने वाला है, इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्लांट, यानी फसली पौधे जो है उनमें कैसे तरक्की की गई, वैसा यहाँ इनको इम्प्रूव कैसे करना है। लेकिन यहाँ जो लेवल है इम्प्रूवमेंट की वो है उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू, उसके ग़िज़ाई ज़र्रात उसमें मौजूद है, उसके एतबार से उसकी कीमत क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमको पता है कि जो पौधे हैं, जैसे जितने भी अनाज के तौर पर इस्तेमाल होने वाले पौधे, जैसे गेहूँ, चावल वगैरह वगैरह सब, जवार, इस सब में बड़े पैमाने पर शुगर होगा, दालें वगैरह उसमें बड़े पैमाने पर प्रोटीन होगा, सब्जी वगैरह उसमें विटामिन होगा और बाकी मिनरल्स हो गए, इस तरह से हमको पता है। अब ये उस यानी पौधे की न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है इसको हम अगर बढ़ाते हैं, यानी इस न्यूट्रिएंट वैल्यू को क्या करते हैं, क्वांटिटीली और क्वालिटीली, यानी उसकी मिकदार और उसकी नोयत दोनों में अगर तब्दील करते हो, दोनों को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उससे बायो फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो फूड मटेरियल है, जो ग़िज़ा है या जो प्लांट है जिसको अपन एज ए फूड यूज़ कर रहे हैं, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू में क्या करना है, इजाफा करना है, यानी ग़िज़ाई अहमियत जो है उसमें उसका इजाफा करना है। अगर हम ग़िज़ाई अहमियत में इजाफा करते हैं तो उसको बायो फोर्टिफिकेशन कहा गया। क्या कहा गया बेटा, इसको बायो फोर्टिफिकेशन, याद रखिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। एक एग्जाम्पल है गोल्डन राइस,
अब ये गोल्डन राइस क्या चीज़ है, ये गोल्डन कलर का है इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। लेकिन ये गोल्डन क्यों है उसके पीछे एक रीज़न है। हमको एक बात पता है कि राइस में बड़े पैमाने पर, राइस हो, वीट यानी गेहूँ हो, जवार हो, इस बड़े पैमाने पर यहाँ पे शुगर होता है, स्टार्च होता है, ठीक है, इसलिए इसको अनाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस राइस में अगरचे हम इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को यानी इसके ये ग़िज़ाई अहमियत को बढ़ाकर अगर हम इसमें विटामिन डाल देते हैं, ख़ासतौर से इसमें विटामिन ए इसको ऐड किया गया इस गोल्डन राइस में, इसमें हमको शुगर तो मिलेगा लेकिन साथ ही साथ क्या मिल रहा है, विटामिन ए। इस विटामिन ए की वजह से वो गोल्डन नज़र आता है। तो बहुत सीधी सीधी चीज़ है कि यहाँ अगर ये राइस एज ए फूड यानी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उसको शुगर तो मिलेगा, प्लस यानी एडिशन, बोनस में जिसे कह सकते हैं, उसको विटामिन ए भी मिलेगा। और ये जो है तो ये एक तरह से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है इसको बढ़ाया गया है। बहुत सारे सीड जो है, जो बीज है, जो तेल यानी ऑयली सीड कहलाते हैं, जैसे सोयाबीन है, सनफ्लावर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये जो ऑयली सीड्स है, इसमें जो ऑयल है इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना, इसकी क्वालिटी में बदल लाना। एक जीन है जिसको एराबिडोप्सिस जीन कहा जाता है, एराबिडोप्सिस, याद रखो। इस जीन को इन पौधों में तब्दील किया था, जिसकी वजह से इनकी जो तेल या ऑयल की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ये ख़त्म हो जाती है, या सॉरी ये इम्प्रूव हो जाती है यानी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर हमने देखे जैसे ये विटामिन है, ये विटामिन से होने वाला एक डिसीज जिसको VAD कहा जाता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी या विटामिन ए डिसीजेस। विटामिन ए डेफिशिएंसी जो होती है जिसकी वजह से ख़ास तौर से देखने की जो सलाहियत है, आँखों वगैरह की बहुत सारी कई बीमारियाँ होती है। अब इसे दूर करने के लिए जैसे ये शुगर का हम इस्तेमाल करेंगे, वैसा ऑयल जो है इससे मिलने वाली जो भी हमारी न्यूट्रिएंट वैल्यू है इसको इसमें इजाफा करने के लिए ये एराबिडोप्सिस जीन ये इन पौधों में दाखिल किया जाता है, जिससे इनकी जो वैल्यूज़ है यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा इसी तरह से जैसे विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। यानी आयरन की जो कमी है ये कई लोगों के अंदर जो है तो बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है, क्योंकि आयरन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है, आयरन एक इम्पॉर्टेंट केमिकल जो है वो हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है, एक हिस्सा होता है। अगर ये कम हो तो वो सीधी सीधी चीज़ है, हीमोग्लोबिन में कमी आएगी, एनीमिया का इंसान शिकार होगा। और ऐसे कई लोग हैं जो इस आयरन डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं, यानी आयरन की कमी के शिकार होते हैं। इसे दूर करने के लिए जो है तो इसको दाखिल करने वाला, इसको बनाने वाला एक जीन है, उसको फेरिटिन कहा जाता है। ये फेरिटिन जीन जो है, ये फेरिटिन जीन राइस के अंदर अगर हम दाखिल कर दें, सोयाबीन के अंदर दाखिल कर दें, तो इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ये जो रहेगी, यानी शुगर इसमें होगा, इसमें ऑयल होगा, ये तो होगा, लेकिन साथ ही साथ उसमें आयरन भी हमको बड़े पैमाने पर मिलेगा, बड़े पैमाने पर उसमें लोहा मिलेगा। और ये आयरन इसके अंदर जो मिलेगा, ये आयरन इसमें मिलने से ये होगा कि जो आयरन डिफिशियंसी यानी इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है उसको हम आसानी से दूर कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे कई एग्जाम्पल्स हमारे पास है, ये 2-3 एग्जाम्पल्स आप याद रखिए जो क्या कर रहे हैं, इसकी फूड न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। किसके फूड न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जो पौधों के। और इसी को दूसरा नाम हमने कहा था बायो फोर्टिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, बायो फोर्टिफिकेशन। चलिए 2 चीज़ें देखिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट पौधे कैसे तैयार करना, इनको कैसे इंप्रूव करना, न्यूट्रिएंट वैल्यू के एतबार से यानी ग़िज़ाई अहमियत के एतबार से इसमें कैसे तब्दीली करना, कैसे इसमें इजाफा करना या कैसे इसके अंदर तरक्की करना। नेक्स्ट जो है यानी थर्ड, ये है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इम्प्रूवमेंट आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के माने होते गल्ला हासिल करना, वो फसल हासिल करना। ये फसल हासिल करने के बाद, पोस्ट यानी उसके बाद में, यानी फसल हासिल करने के बाद उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाना है, उसमें कुछ चेंज करना। अब देखिए बहुत सारे पौधे, ख़ास तौर से जो फ्रूट वाले, फल वाले जो पौधे होते हैं, इस फ्रूट वाले पौधों की एक ख़ास बात है कि इनकी जो फ्रूट है ये ज़्यादा अरसे तक
सही ढंग से नहीं रह सकते, बहुत जल्दी इनके सड़ने का अमल होगा। अगर हम इनको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तभी जाकर ये काफ़ी लंबे अरसे तक रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। अब सभी जगह कोल्ड स्टोरेज की क्या है यानी फैसिलिटी नहीं होगी, छोटे मोटे काश्तकार कोल्ड स्टोरेज में ये नहीं रख पाएंगे, ये एक हमारा लिमिटेशन है। अब ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट अगर बहुत जल्द ख़राब होते हैं तो जाहिर सी बात है काश्तकार का या हमारा जो है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। अब अगर ये नुकसान बचाना है तो इन पौधों के यानी जो फ्रूट है उनमें अगर हम तब्दीली करते हैं, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं कि जिसकी वजह से उसका सड़ने का अमल नहीं होगा। बहुत सिंपल चीज़ है। अगर ये नहीं होता है तो फिर जाहिर सी बात है वो काफ़ी अरसे तक, कुछ दिनों तक वो बाकी रह जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है तो ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट क्या है, नुकसान से बच जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टोमेटो है, पोटैटो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस टोमेटो में एक टोमेटो है जिसको या फ्लेवर सेवर कहा जाता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये क्या होता है? अक्सर हमने देखिए कि ये जो टोमेटो है, ये टोमेटो का ऊपर का ये जो छिलका है, इसमें एक पॉलीग्लैक्टिनेज, ये एंजाइम अगर इसके अंदर फॉर्म हो, इसके अंदर अगर तैयार हो, तो इस छिलके के अंदर जो हमको पता है कि कुछ ही दिनों में सड़ जाता है, नरम हो जाता है और सड़ जाता है। अक्सर आप जो गावरान टमाटर है उसको अगर आप देखोगे, यानी नई वेराइटीज़ के टमाटर को छोड़कर, तो वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उसमें जो है ये फ्लेवर सेवर टोमेटो नहीं है, इसमें पॉलीग्लैक्टिनेज नाम का एंजाइम्स यहाँ फॉर्म नहीं होता है, और वो नहीं होने से जो है तो उसके सड़ने का अमल बहुत जल्दी होता है। अब हम क्या करेंगे, इस फ्लेवर सेवर टोमेटो के अंदर ये पॉलीग्लैक्टिनेज तैयार करने वाला जो जीन है वो जीन इसके अंदर डाल देंगे। अगर ये डालने के बाद आप देखोगे कि आजकल की जो मार्केट में जो टमाटर मिलते हैं, ये टोमेटो कई दिनों तक, काफ़ी दिनों तक ताज़े रह जाते हैं। उसका जो ऊपर का जो छिलका है वो जल्दी सड़ता नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। यानी इस तरह से हमने इसको मॉडिफाई किए, और ये मॉडिफिकेशन करने से ये हुआ कि आफ्टर हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी उसको फसल हासिल करने के बाद उसकी हिफाजत कैसे करना, ये हमने इसके अंदर बहुत अच्छे से देखी है। इसके अलावा एक लास्ट इसका जो प्लांट्स के अंदर जो है इसका एप्लीकेशन, वो ये है कि प्लांट एज ए फैक्ट्री, पौधों को हम सनतों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, हमको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आज के दौर में ये प्लांट से हासिल होते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। ख़ास तौर से स्पेशली बहुत सारी मेडिसिन्स है, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स है, ये कई चीज़ें जो है ये हम इस पौधों से हासिल करते हैं। और ये पौधों से हासिल करने में ये एक तरह से एज ए फैक्ट्रीज, यानी जिसमें बहुत सारे पौधे एंटीबायोटिक दवाइयाँ तैयार करने में, बहुत सारे पौधे मुख्तलिफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ खामरे तैयार करने में, बहुत सारे पौधे वैक्सीन्स, टीके तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं। और ये ख़ास तौर से पौधों का इस्तेमाल एज ए मेडिसिन जहाँ हो रहा है उसको बायोफार्मास्यूटिकल कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ तैयार करने वाले जो फैक्ट्रीज है, तो यहाँ बायोफार्मास्यूटिकल्स में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है ये ट्रांसजेनिक प्लांट डिफरेंट टाइप्स की दवाइयाँ, जैसे हमको इंसुलिन चाहिए, पौधे में जीन तब्दील करके हम इसको तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम्स चाहिए, एंटीबायोटिक दवाइयाँ चाहिए, हमको वैक्सीन चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे फलाह बदूद के लिए या हमारे हेल्थ केयर के लिए काम आती है, ये सब के सब इस प्लांट से हासिल की जाती है। और इसीलिए इस प्लांट को एज ए फैक्ट्री हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है, जैसे इंसान में एक महरिकाब हार्मोन जो है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, हमने इसको हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में डिटेल में पढ़ा है, जीएच जिसे कहा जाता है। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। ये ग्रोथ हार्मोन जिसके ज़रिए हमारे नशोनुमा पर काबू रखा जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन्स अगर हम जीन म्यूटेशन करके या प्लांट्स में इसको तब्दील करके टोमेटो में यानी तंबाकू के पौधे में जो है इसका जीन तब्दील करके जो है इसको आसानी से इस ग्रोथ हार्मोन को तैयार कर सकते हैं, और फिर उसका इस्तेमाल जो है यानी
इंसान में फॉर ग्रोथ हार्मोन या नशोनुमा के लिए उसको किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी और दीगर बीमारियां हैं, जैसे हमको पता है HIV से होने वाला एड्स है, उसके बाद RSV, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या हमारे अमले तनफ़ुस को होने वाला एक वायरल डिसीज़ है जिसको रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कहा जाता है, इसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, इसको रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कहा जाता है। ये वायरस है दोनों। इसके अलावा और दीगर वायरस है, जैसे इसको हर्पेस सिम्प्लेक्स, एक हर्पेस नाम की डिसीज़ होता है, ये HSV ये वायरस है। ऐसे बहुत सारे कई वायरस। इसकी रोकथाम के लिए जो है तो हम जो एंटीबॉडीज़ जो तैयार करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ प्लांट में हमको इस तरह के इसके अपोजिट काम करने वाले जीन को मुंतकिल करके हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटीन तैयार किए जाते हैं, ये प्रोटीन कई बीमारी की रोकथाम में एज ए एंटीबॉडी इस्तेमाल होंगे, वैक्सीन के तौर पर, टीके के तौर पर इस्तेमाल होंगे। समझ में आ गया? यह है ये प्लांट फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाली कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल्स। एक पौधों के ज़रिए एक ग्लू तैयार किया जाता है, जिसमें जो है मराइन यानी टोबैको में तैयार होता है। मराइन यानी समंदरी में जो जानदार होते हैं, उनके जो मसल्स होते हैं, उनमें फॉर्म होने वाला एक ग्लू होता है। इस ग्लू को, ग्लू यानी एक तरह से गोंद चिपकने वाली कोई चीज़, एक सुपर ग्लू बोलकर एक जीन म्यूटेशन के ज़रिए इस टोबैको में या तंबाकू के पौधे में तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल ख़ास तौर से स्पेशली जैसे कहीं अगर अपने बॉडी के किसी ऑर्गन्स को जोड़ना है सर्जरी के अंदर, उसके अंदर जो है जैसे बोन्स वगैरह है, कुछ जगह मसल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और टूट जाते हैं, तो वहाँ उसको जोड़ने के लिए एज ए सुपर ग्लू इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो टोबैको के पौधे में जो उसको ट्रांसफ़र वो जीन को करके जो इसको बनाया गया है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट में बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसमें जो मराइन अलगी है यानी समंदरी अलगी है, इस समंदरी अलगी में जीन को ट्रांसफ़र करके, जो आपको पता होगा कि जो शार्क जो मछली है उसका लीवर से निकलने वाला एक लीवर ऑयल होता है, लीवर कॉर्ड कहते हैं उसको। इस लीवर ऑयल को, इस जीन को यानी लीवर ऑयल तैयार करने वाले जीन को जो है इस मराइन अलगी में यानी जो समंदर में पाई जाने वाली इकाई है उसमें ट्रांसफ़र करके बहुत बड़े पैमाने पर इसको हासिल किया जाता है, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है बहुत बड़ी है। एक ड्रग होती है जिसको आर्टेमिनिज्म कहा जाता है, एंटी मलेरिया जो है, ये मलेरिया के ऊपर इस्तेमाल होने वाली एक ड्रग है। ये ड्रग जो है इसी तरह से हम पौधों में यानी प्लांट्स में जीन म्यूटेशन करके आर्टेमिनिज्म ये ड्रग, ये मलेरिया पे चलने वाली एक ड्रग है, एक दवा है, जिसको इस जीन म्यूटेशन के ज़रिए जो है हम प्लांट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे आपको पता होगा पॉपी खसखस जो होती है, अफीम उससे हासिल होता है। वो अफीम जो है एक तरह से एक मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, जो एज ए पेन किलर यानी जो दर्द के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, उसके जगह उस पॉपी का इस्तेमाल या अफीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ये जो प्लांट है ये एज ए फैक्ट्री के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंसुलिन को तैयार करना है, मुख्तलिफ एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, कई वैक्सीन्स है। इसके अलावा एक जो वैक्सीन्स है जिसको अपन ओरल वैक्सीन्स कहते हैं, एडिबल वैक्सीन्स कहते हैं, इससे पहले इसका जिक्र आया है, उसमें पोटैटो, टोमेटो वगैरह और इस पौधों के ज़रिए जो है तो ये अपने ओरली उस पौधे में उस तरह का जीन दाखिल करके जो उस वैक्सीन
को तैयार करने या उस तरह की क़ुव्वत मदाफ़ियत हमारे बॉडी में बढ़ाने के लिए जो कारगर है, जो यानी उसमें फ़ायदेमंद है, उस जीन को दाखिल करके उसको हम ओरली अपने बॉडी के अंदर दाखिल कर सकते हैं। ऐसा ये GMOs के अंदर प्लांट जो है यानी पौधे जो मॉडिफाइंग होते हैं यानी जेनेटिक मॉडिफाइंग, उसके ये 4 तरह के इस्तेमालात हैं। एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट रेजिस्टेंट पौधों को तैयार करना, इनकी ग़िज़ाई अहमियत को बढ़ाना, पौधों के या गल्ला हासिल करने के बाद उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना या उनको बचाने की किस तरह से कोशिश करना, और पौधों को एज ए फैक्ट्री या सनतों के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इस तरह से ये GMOs में यानी जेनेटिक मॉडिफाइंग जो ऑर्गेनिजम्स है, इसमें प्लांट्स किस तरह से किरदार अदा करते हैं, इसके बाद के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला अपन एनिमल्स जो है एज ए GMO यानी जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से काम करते हैं वो देखेंगे। यहाँ आप ये इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला इसके नोट्स भी आपको डाले जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।